नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में मैं वैद्या प्रियदर्शनी बापटकडूस आप सभी का और आदरणीय वैद्य विष्णु जोगळेकर सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान त्रयोविंशोध्याय विषय चिकित्सा इस अध्याय का वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत पिछले सत्र में सर ने श्लोक नंबर 35 से 37 यानी चतुर्विंशति उपक्रम जो है इसके बारे में विवरण किया था। इसमें से भी जो पहले 4 उपक्रम हैं जैसे कि मंत्र, अरिष्टाबंधन, उत्कर्तन और निष्पीडन, इसके बारे में अभ्यासपूर्ण जानकारी सर ने दी थी। तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ आगे के अध्याय का या जो प्रेजेंटेशन है उनका उसका प्रारंभ करें। धन्यवाद। हम 24 उपक्रम आज की स्थिति में कैसे है ये पहले देखने वाले हैं और उसके बाद ग्रंथों में जो वर्णन किया है वो ठीक ढंग से शब्दशः अर्थावयवशः वगैरह देखने वाले हैं। तो कल हमने मंत्र, अरिष्टा, उत्कर्तन और निष्पीडन ये 4 उपक्रम इन 4 उपक्रमों का विवरण किया है। अभी आज हम आचूषण से शुरू होते हैं। तो आचूषण उसकी व्याख्या जो है, परिभाषा है, वो सक्शन ऑफ वेनम फ्रॉम साइट ऑफ बाइट. As you know, this is a very old presentation, so I had to correct the spelling mistakes here just now. Unfortunately, it was bite of sight. ऐसा हुआ था, वो साइट ऑफ बाइट ऐसा होना चाहिए, वो मैंने वहाँ दुरुस्ती की है। तो जैसे कि आप हिंदी पिक्चर्स में देखते हैं या मराठी सीरियल्स में देखते हैं, तो सर्पदंश के तुरंत बाद जो नौश स्थान में स्थित विषय है उसको चूसना, ये जनमानस में रूढ़ ऐसी चिकित्सा है। तो इसका इंडिकेशन जो है वो जंगम विष में है। उत्कर्षण करने के बाद आचूषण करना चाहिए, लेकिन उत्कर्षण के बिना भी आचूषण कर सकते हैं। इसको अभी कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, तो जो व्यक्ति चूसने का काम करेगा उसके मुंह में बिल्कुल माइक्रो इंजुरी भी नहीं होना चाहिए। कारण साफ है कि सर्प विष जो है वो पीने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो अगर रक्त में चला गया तो उससे बहुत सारे लक्षण पैदा हो सकते हैं। विषबाधा तब होती है जब सर्प का विष रक्त में जाता है और मुंह में छाले पड़े हो, मुंह में कुछ माइक्रो इंजुरीज हो। रोज का जो ब्रशिंग हम करते हैं उससे भी थोड़ी सी इंजुरीज हो जाती है, तो वो भी हील होनी चाहिए, नहीं तो चूसने वाले को विषबाधा होगी। तो इसलिए अल्सर of the person performing आचूषण is a contraindication.
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काफ़ी आसान है। जो बाइट साइट है वहाँ डिपॉजिट हुआ हो जो कुछ वेनम है, वो वेनम उस साइट से निकाल देना चाहिए। अभी ये कहाँ उपयुक्त होगा, तो तरवीकर सर्प में जो हम जो कॉमन कोबरा कहते हैं, उसके दंश में उपयुक्त तो हो सकता है, लेकिन किंग कोबरा के दंश में उसका उपयोग वैसे बहुत कम है। क्योंकि देखिए कि कॉमन कोबरा के एक दंश में जितना विष शरीर में जाता है, उससे 3 आदमी मर सकते हैं, और किंग कोबरा के दंश में जो विष होता है उससे 10 आदमी मर सकते हैं, यानी 10 टाइम्स द फैटल डोज। इतना विष किंग कोबरा छोड़ता है। उसी तरह से अगर हम क्रेट देखेंगे, तो बैंडेड क्रेट जो होता है वो बहुत विषैला होता है, और उसके विष से वो कोबरा के विष से भी ज़्यादा विषैला है। तो बैंडेड क्रेट में ज़्यादा उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि दंश में कम से कम 15 आदमियों को मारने की ताकत जिसकी है, इतना विष इंजेक्ट हो जाता है। यानी देखिए, अगर आपने किसी पेशेंट आपका इंसुलिन पे है, तो 4 यूनिट अगर डोज है, तो उसकी बजाय 8 यूनिट अगर देंगे तो तकलीफ तो होने वाली ही है। उसी तरह ये दंश में कितना विष है उसके ऊपर इसका फायदा तय होगा। बिल्कुल फायदा नहीं है ऐसा तो हम कह नहीं सकते, फायदा तो जरूर है। अभी भी फील्ड में जो माउंटेनियर्स है, हाइकर्स है, उनकी इमरजेंसी बैग में सक्शन इंस्ट्रूमेंट्स रहने चाहिए। वो सक्शन इंस्ट्रूमेंट के सहारे ये आचूषण मुंह न लगाते हुए भी कर सकते हैं। अगर मुंह लगाना ही है तो उसमें पहले मुंह में रेती या राख या गोमय चूर्ण ऐसा कुछ मुंह में रखना चाहिए, और उसके बाद आचूषण शुरू करना चाहिए। मतलब ये है कि ये रेती या राख या ड्राइड पाउडर, इनमें एक एडसॉर्प्शन की ताकत है। इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो 1 चम्मच राख अगर पूरी फैलाई जाए, तो उससे एक फुटबॉल फील्ड इतना एरिया कवर होता है। तो मुंह में जो भी विष आएगा वो उस राख में एड्सॉर्ब हो जाएगा। एड्सॉर्ब होने वो चिपक जाता है। कॉन्जुगेशन उसका नहीं होता, यानी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, लेकिन फिजिकल इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से जो भी विषय है वो उस राख पे चिपक जाएगा। तो जो पहले बताया था माइक्रो इंजुरीज का, उससे
कुछ सुरक्षा मिल सकती है। आजकल के जमाने में एक मिनट, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उनमें एक उपक्रम है हिज्मा। ये हिज्मा जो है वो रक्त मोक्षण की तरह ही है, लेकिन उसका आचूषण में हम प्रयोग कर सकते हैं। ये हिज्मा के लिए इस तरह के उपकरण उपयोग में लाते हैं। स्कालपेल है, ये ट्यूब कवर है, सिरिंज है, और ये कप है, सक्शन कप्स। तो ये अगर ये बाजार में मिलता है तो ये माउंटेनियर्स ने अपने इमरजेंसी किट में अगर रख दिया तो आचूषण अच्छी तरह से बिना किसी धोखे से हो सकता है। यानी आचूषण करने वाले को कुछ धोखा नहीं रहता। यहाँ मैंने पहले ये बताया था कि विष पीने से कुछ नहीं होता है, सर्पविष, लेकिन वो रक्त में गया तो तकलीफ होती है। इसका बेसिक कारण यह है कि सर्पविष जो है वो बहुत सारे प्रोटीन्स से बना हुआ है, और आपको मालूम है कि प्रोटीन्स जब पेट में जाते हैं तो वो स्टमक एसिड से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। यानी उनका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो रहता नहीं है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और फिर बाद में वो उन टुकड़ों का पचन आगे होता है। तो ये अगर रक्त में गया सर्पविष तो उससे बाधा हमेशा होगी, लेकिन अगर रक्त में नहीं गया तो उसका परिणाम नहीं होगा। यही बेसिक प्रिंसिपल आचूषण में है, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। अभी अगले उपक्रम पे आते हैं, वो है अग्निकर्म। अग्निकर्म का इंडिकेशन क्या है? तो जंगम विष में आचूषण के बाद जो कुछ बचा कुछ विष है उसको अपने स्थान में ही रोक देने के लिए कॉटराइजेशन या अग्निकर्म आयुर्वेद ने बताया है। लेकिन कॉटराइजेशन में एक प्रॉब्लम ऐसी है कि वो विष नष्ट नहीं होता, वो उसी जगह कायम रहता है, एनवलप होता है उसका, एनकैप्सुलेशन होता है, लेकिन वो विष वैसे ही रहता है। तो किसी कारणवश ये अगर ब्रेक हो गया, कैप्सूल अगर ब्रेक हो गया, कवर उसका ब्रेक हो गया, तो वो जो शेष विष है, जो बाकी का विष है, वो बाद में देर में 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कहीं भी अगर वो हो गया, एनवलप ब्रेक हो गया, तो उससे सर्पविष जैसे ही परिणाम दिखने वाले हैं। तो इसलिए अग्निकर्म आधुनिक विज्ञान के हिसाब से रिस्की है। ये अग्निकर्म हम कब कर सकते हैं? जब
हम अरिष्टाबंधन नहीं कर सकते, क्योंकि जो दंश है वो चेहरे पे या जो मध्य शरीर है, यानी उर और उदर, उस पे अगर दंश है तो वहां अरिष्टाबंधन तो आप नहीं कर सकते। तो वहां अग्निकर्म का प्रावधान आयुर्वेद में रखा है, लेकिन उससे पहले जितना ज्यादा हो सके उतना सक्शन जरूरी है। जितना कम विष दंश स्थान में रहा हो वो कॉटराइजेशन से सील कर देना ठीक है। अभी जो जिसे दिग्ध विष कहते हैं, एरो पॉइजनिंग, उसमें अग्निकर्म इंडिकेट किया गया है। एरो पॉइजनिंग ये बहुत पुरानी रणनीति है। कई बार शिकार करने वाले लोग विषैले एरोज का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्टन गन का इस्तेमाल करते हैं ताकि जिस प्राणी को वो लगे वो मरे नहीं, लेकिन क्या मूढ़ हो जाए, हिल नहीं सके, भाग नहीं सके, इसलिए वो स्टन गन का इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्टेड पैरालाइजिंग केमिकल, ऐसा अभी भी शिकार के वक्त किया जाता है। शिकार या मृगया यह एक बहुत अच्छी तरह का व्यायाम है, लेकिन हमारा दुर्दैव ऐसा है कि जब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ आ गया तो उसके बाद वेपन्स पे बहुत कड़क रूल्स लगाए गए। किसी के हाथ वेपन नहीं लगना चाहिए। पूरा भारत निशस्त्र कर दिया गया था। जो भी कुछ संस्थानों के नवाब वगैरह थे उनके पास वो शस्त्र थे। तो शस्त्र चलाना ये हमारे समाज में सिर्फ आर्मी के लिए रखा गया है। ये ब्रिटिश रूल की देन है। लेकिन भारत से हम दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ शिकार का सीजन होता है, यानी हर एक साल कई प्राणी ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा मात्रा में पैदा हो जाते हैं। अगर उन्हें मार नहीं दिया गया तो वो क्या कर सकते हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो है सहारा डेजर्ट। जहाँ सहारा डेजर्ट है वो बिल्कुल घास वाला टुंड्रा जैसा प्रदेश था जहाँ भरपूर वेजिटेशन था, लेकिन वहाँ वो घास खाने वाले पशुओं की संख्या इतनी बढ़ गई कि वो पूरा घास खा के खत्म कर दिया। वो प्राणी भी मर गए और रेत के अंदर चले गए, घुस गए। उनके ऊपर के प्रेशर की वजह से उन सब प्राणियों का जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट था
का कन्वर्जन ऑयल में हुआ। जो सब अरेबियन कंट्रीज है, वहाँ नीचे ऑयल है, ऊपर रेत है। और इसकी वजह ये है कि अन अनलिमिटेड ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स। So total loss of herbage led to many changes. Some 100,000 years back, 1 लाख साल पहले ये सब, 1 लाख या 3 लाख या 10 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख साल पहले ये सब कुछ हुआ है। तो प्राणियों का शिकार यह भारतीय संस्कृति में ओरिजिनली था। हर एक राजा शिकार पे चला जाता था, शिकार की एक स्टाइल थी। हर एक प्रांत में जो प्राणी है उनके शिकार के तरीके ढूंढे गए थे। वो सब हमारी संस्कृति में था, लेकिन अभी नहीं है। तो उनमें से एक तंत्र जो है वो विषैले बाण। अब के ज़माने में विषैले बाणों का उपयोग वियतनाम वॉर में वियतनामीज पीपल ने किया है। उनके जो टनल्स थे, यानी कि ऊपर से देख नहीं सकते, जमीन के अंदर से वो ट्रूप्स या पॉपुलेशन इधर से उधर जाता था, अपना अपना कारोबार करता था। तो वहाँ टनल्स में अंदर जाने के जगह ट्रैप्स लगाए जाते थे, और उन ट्रैप्स में पॉइजन बाम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल करते थे। और बहुत सारे अमेरिकन ट्रूप्स ये पॉइजनिंग की वजह से मर गए, और बलशाली अमेरिका को वियतनाम जैसे छोटे देश ने पराजित कर दिया। तो ये आजकल के ज़माने में देखा जाएगा। तो अग्निकर्म का ये एक इंडिकेशन है। इसके विषय आते ही मैंने उसका विवरण भी कर दिया है। अभी एक कॉन्ट्राडिक्शन अग्निकर्म में है, वो है वाइपर बाइट और मंडली सर्प। मंडली सर्पदंश में अग्निकर्म का निषेध है। क्यों निषेध है? तो मंडली सर्प पित्त का प्रकोप करने वाले होते हैं, उनका विष ज्यादा उष्ण रहता है, और अग्निकर्म से ये उष्ण गुण बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, और उससे आदमी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए मंडली सर्प में ये अग्निकर्म नहीं करते। जख्म सील करने के लिए मैंने कल जो बताया था वैसे किसी उपक्रम करते हैं। इस किसी उपक्रम में मैंने बताया था कि अर्कपत्र के कोन्स करके, वो कोन्स शंकु करके मेल्टेड घी, गाय का दूध, गाय का घृत, उसमें सेंधव डाल के वो सॉल्यूशन एक थाली में लेते हैं, और उस थाली में ये अर्कपत्र का शंकु डालते हैं, और उससे सर्पदंश के यहाँ सील करने की कोशिश करते हैं। तो किसी उपक्रम जो है वो निष्पीड़न के लिए भी है, और ये अग्निकर्म के लिए भी है। यानी अग्निकर्म का सौम्य पर्याय, ऐसा हम उसे कह सकते हैं।
ये अग्निकर्म का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो प्रोड्यूसेस ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरी सर्कुलेशन, प्रिवेंट्स वेनम फ्रॉम एंटरिंग इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। स्थानबद्ध करना, विष को स्थानबद्ध करना, यह अग्निकर्म का काम है। इसके लिए बहुत सारी शलाकाएं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वर्ण शलाका, लोह शलाका, अ, जैसे मैंने बताया वो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, यानी अर्क के पत्तों का शंकु तैयार करके वो गोघृत और सेंधो में मिला के पत्रपोटली स्वेद जैसा या सौम्य अग्निकर्म जैसा हम कर सकते हैं। तो ये तो अग्निकर्म की विधि तो आपको मालूम होगी, क्योंकि अग्निकर्म का अध्याय शायद हुआ होगा। लेकिन जो शलाका की नोक है वो बाइट साइड पे उससे दहन करना है। और कहाँ तक करना है? तो त्वग दग्ध के लक्षण दिखने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। व्हाइट स्पॉट burn with red hot iron or ember from burning red hot tip of a log, ये हम कर सकते हैं। त्वक दग्ध तक ही सीमित रहना चाहिए। अंदर की जो धातुएं हैं उन धातुओं का दहन अपेक्षित नहीं है, यानी मांस का या फिर रक्त का, मेद, अस्थि, टेंडॉन्स, कहीं भी दग्ध नहीं होना चाहिए। ये विविध तरह की शलाकाएं हैं। ये सुवर्ण शलाका है, फिर ये ब्रास यानी पंचधातु पित्तल की शलाका है, ये लोह शलाका है। मृत्तिका शलाका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कोयले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अग्निकर्म के बाद दृढ़बल जी ने जो बताया उपक्रम है वो है परिषेक। ये परिषेक is washing of affected area with running plain water or medicated water. It can be cold, warm or lukewarm or barely warm depending upon the condition of the patient. अगर दाह के लक्षण हैं, रुग्ण बता रहा है कि आगाग हो रही है, तो वहां शीतल परिषेक करना चाहिए। अगर कफ प्रकोप के लक्षण है तो वहां गर्म क्वाथ से या फांट से ऐसा परिषेक करना चाहिए। सर्वसामान्य परिस्थिति में ल्यूकवर्म यानी बेयरली वार्म, गुनगुना, ऐसा ऐसी दवा हम इस्तेमाल करते हैं। स्नेक बाइट में affected part or organ can be irrigated with water medicated with चंदन एंड उशीर। परिषेक के लिए हमें साधन लगते हैं। ये है वार्षुलिका और शॉवर। हम कमंडलू का इस्तेमाल कर सकते हैं और धारा परिषेक के लिए कर सकते हैं। शिरोधारा तो आप सबको मालूम है। उपकरण जो है उसका नाम है वार्षुलिका। शॉवर को वार्षुलिका कहते हैं। ये कमंडलू है और ये शिरोधारा पात्र है। तो ऐसे
किसी भी पात्र से आप परिषेक कर सकते हैं। परिषेक के बाद आता है अवगाह, बेदिंग अ पार्ट और होल बॉडी इन ए टब। तो इसके इंडिकेशन क्या है? थावर और जंगम विष, प्रेजेंस ऑफ सीवियर पेन और पेन कॉज्ड बाय रिटेंशन ऑफ यूरिन। मैंने पहले ही बताया, ये बहुत पुराना प्रेजेंटेशन है मेरा, तो उसमें छोटी मोटी जो गलतियां रह गई है वो एडिट नहीं की गई है, तो कृपया स्पेलिंग मिस्टेक के लिए माफ कीजिए। उसका मतलब क्या है वो तो समझ आता है। अवगाह का कॉन्ट्रा इंडिकेशन आयुर्वेदिक टेक्स्ट में कहीं भी कुछ भी बताया नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परिषेक और अवगाह दोनों का एक ही है। वहाँ विष का प्रशमन होता है, न्यूट्रलाइजेशन के लिए या उसके लक्षण कम करने के लिए है। परिषेक कम अवधि का रहता है, लेकिन अवगाह का ड्यूरेशन हम चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। अभी ये उपक्रम जो है अवगाह या परिषेक, उसका सबसे अच्छा जो अवसर है, समय है, वो है दो विषवेगों के बीच में। हमने देखा कि विषय के 7 वेग होते हैं। पहला वेग आता है, बाद में थोड़ी देर स्टेबल हो जाता है, पेशेंट प्लेटो लेवल पे आता है। फिर आगे दूसरा वेग आता है, वो वेग पूरा होने के बाद फिर एक प्लेटो फेज आती है। ऐसा 7 स्टेप्स का वो 7 स्टेप्स की विषबाधा हमें दिखाई देती है। तो ये जो प्लेटो फेज है, पहला वेग समाप्त हो चुका है, दूसरा वेग आने को बाकी है। तो ये प्लेटो फेज जो है वो हम बढ़ा सकते हैं, ज्यादा देर तक उसे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, और उसकी यंत्रणाएं है परिषेक और अवगाह। यूजुअली चंदन उशीर परिषेक या चंदन उशीर अवगाह, ये स्टैंडर्ड मेथड्स है। अमृत धारा करके एक उपक्रम केरल में किया जाता है, शीत जल धारा का भी प्रयोग किया जाता है। तो अवगाह और परिषेक, ये वेग का वेग की समाप्ति के बाद दूसरा वेग आने तक ये जो पीरियड है उसको कहते हैं वेगांतर। ये वेगांतर का कालावधि बढ़ाने के लिए परिषेक और अवगाह बहुत उपयुक्त है। ये अवगाह के लिए हम ऐसे टब का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा पूरा शरीर जिसमें डूब जाए इस तरह का टब ले सकते हैं, या फिर किसी स्थान पे हम वो उड़द की दाल का ऐसा वर्ती करके उससे ऐसा बांध डाल देते हैं, और उसके बीच में हम किसी भी तेल का या क्वाथ का अवगाह दे सकते हैं। इसको कई लोग बस्ती भी कहते हैं। ये
जो है ये हृदय बस्ती है, यानी हृदय के परिसर में ये बस्ती दिया गया है। उसमें वो तेल जो है वो अंदर नहीं जाएगा। अभी विषय के उपक्रम में हमें यहाँ चंदन उशीर कषाय है या फिर जिस तरह का दंश हो उसके हिसाब से अलग अलग द्रव्यों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अभी हम आते हैं रक्त मोक्षण की तरफ। रक्त मोक्षण is removal of blood from site of bite or from a vein। यानी दो जगह हम रक्त मोक्षण कर सकते हैं। जहां दंश हुआ है वहां कर सकते हैं, या फिर नजदीकी जो वेन है, सिरा है, उससे रक्त मोक्षण कर सकते हैं। अगर स्थान पे, दंश स्थान पे करना है तो जलों का सुयोग्य माध्यम है। वेन में करना है तो आपको वो सिरावेद के उपकरण इस्तेमाल करने पड़ेंगे, स्काल्प वेन, निडल, या फिर जो एक तरह का बाम्बू का बहुत छोटी प्रजाति है, बोरू करके। वो बोरू पहले लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसको वो पेंसिल जितनी या करांगुली जितना उसका डायमीटर था, तो उसको एक छेद एक साइड पे देते थे और वो साइड स्याही में डुबो के कागज पे वो लिखते थे। तो वो जो जाति है वो है बोरू। बाम्बू की बहुत सारी जातियां हैं, उसमें से वो बोरू का हम स्काल्प वेन जैसा इंस्ट्रूमेंट तैयार कर सकते हैं कि जिसके आगे नोक हो और पीछे बोरू है वो अंदर से कैविटी पैदा कर सकते हैं। स्ट्रांग होता है तो ब्रेक नहीं हो जाता और उससे हम निकाल सकते हैं। इसका इंडिकेशन क्या है रक्त मोक्षण का? जब पॉइजन या विष पूरे शरीर में फैल गया हो। अभी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इन एनिमेट और इनएनिमेट पॉइजनिंग, यानी स्थावर या जंगम विष में जहां रक्तस्राव एक प्रमुख विष लक्षण है, ऐसी विष बाधाओं में ये नहीं किया जाता। हीमोटॉक्सिक स्नेक्स में नहीं किया जाता। हीमोटॉक्सिक स्नेक्स कौन से है? तो पहले तो मंडली सर्प, यानी रसेल्स वाइपर घोणस, जिसे मराठी में हम घोणस कहते हैं, या फिर सॉस स्केल्ड वाइपर फुरसा, क्रेट, कॉमन क्रेट, सॉस स्केल्ड वाइपर है वो। तो सॉस स्केल्ड वाइपर या फुरसा ये कोकण में बहुत जगह पाया जाता है और उसके दंश में विष ज़्यादा नहीं रहता, तो रुग्ण के बचने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है और उसमें रक्त मोक्षण का फायदा दिखाई देता है। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? रक्त मोक्षण, रक्तम जीव इति स्थिति ही ऐसी परिस्थिति है, इसलिए जिनके लिए रक्त का जाना मुश्किलें पैदा कर सकता है, ऐसे प्रेग्नेंट वीमेन में
या छोटे बच्चों में या वृद्ध व्यक्ति में रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए। Mechanism of action: removal of doshas which are acting on microscopic level. जो लीन दोष है वो लीन दोष निकालने के लिए ये रक्त मोक्षण का उपयोग हो सकता है, और जो सूक्ष्म लेवल पर रक्त के अंदर रह के उनके परिणाम दिखाते हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए रक्त मोक्षण अच्छी चीज है। अभी रक्त मोक्षण के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो यहाँ रक्त पहले हम निकाल रहे हैं रक्त, तो फिर दोष कैसे निकलते हैं? तो इसका एक स्पष्टीकरण ऐसा दिया जाता है कि रक्त का अभिसरण होता है, और अभिसरण यानी हृदय की ओर जाना और हृदय से वापस आना। तो ये अभिसरण प्रक्रिया है वो थोड़ी बहुत समुद्र की जो भरती ओहटी जिसे हम मराठी में कहते हैं, तो भरती जब होती है तो किनारे पे समुद्र आ जाता है, ओहटी होती है तो पानी चला जाता है। अभी ये भरती के वक्त समुद्र में जो भी कुछ चीज़ें हैं, लाइट वेट चीज़ें हैं, वो रेत पे आ जाएगी, और पानी जैसे कम होता जाएगा वो वैसे ही रेत पे पड़ी रहेगी। तो वो निकालने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। इनमें बहुत सारे शंख मिलते हैं, शिंपले मिलते हैं, शुक्ति, मोती भी मिल सकते हैं, प्रवाल मिल सकता है। तो बहुत सारे सामुद्रिक जीव वो भरती के समय किनारे पे आ जाते हैं। रक्त का अभिसरण होता है तो ये भरती और ओहटी, ये मैकेनिज्म रक्त में भी होता है। तो जब हम रक्त मोक्षण करते हैं तो रक्त का जो ऐसा भाग है, दोषयुक्त भाग है, वो पेरीफेरी में फेंका जाएगा, और पेरीफेरल ब्लड हम जब निकालते हैं तो उसमें से वो निकाला जाएगा। उसके वो श्रृंग, अलाबू, जलौका या फिर कुठारिका शस्त्र से सिरावेद कर सकते हैं। ट्रेडिशनल वे इज कुठारिका. The incision is taken on right side and suitable apparatus is used to suck blood or venipuncture is done. अभी ये जो प्रोसीजर है ये आपको इस प्रेजेंटेशन में विनीता वी पीजी स्कॉलर ने आसन में अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें रक्त मोक्षण के बारे में पता चलेगी। ये जो मैंने बताया था बोरू का, तो ये उपकरण यहाँ दिखाया है। देखिए वेन के अंदर वो बोरू की सुई डाली है और वहाँ से खून निकल रहा है जो कप में कलेक्ट किया गया है। अभी दूसरी बात ये है कि हमें अब मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत सारे हैं, टूर्नी के लगा के हम वेन्स
प्रोमिनेंट कर देते हैं। फिर ये स्काल्प वेन हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो सुइयां होती है वो हम 16 नंबर से 25 नंबर तक की सुइयां डिपेंडिंग अपॉन सिरा कर सकते हैं। अल्कोहल या स्पिरिट से पहले त्वचा को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद ये रक्तमोक्षण करना चाहिए। रक्तमोक्षण होने के बाद हमें उस जगह पे बैंडेज करना चाहिए। ये आधुनिक तरीका है। ये जलौका का चित्र है। ये प्रच्छान है। छोटे 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 चीरे दिए जाते हैं और उसके बाद वहाँ अलाबू या श्रृंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये श्रृंग का इस्तेमाल का चित्र है। श्रृंग वातहर है, इसलिए वातज लक्षण जहाँ होते हैं वहाँ श्रृंग से रक्तमोक्षण अपेक्षित है। ज्यादातर लोग ये नहीं करते हैं। श्रृंग वैसे भी मिलने को जरा मुश्किल है, लेकिन हम हॉस्पिटल में उसका यूज जरूर कर सकते हैं। सक्शन के बारे में मैंने आपको पहले से ही बताया। अभी यहाँ देखिए, ये यूनानी मेडिसिन में हिज्मा करके ये प्रक्रिया बताई गई है। तो उसमें चीरे नहीं देते, पंक्चर्स कर देते हैं। छोटे 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 पंक्चर्स कर देते हैं और उसके बाद वहाँ सक्शन कप लगाते हैं और सिरिंज जैसे ही उठाई जाए वहाँ सक्शन हो जाता है। जो अलाबू है, जिसे मराठी में तुमड़ी कहते हैं, वो जो कड़वे अलाबू का फल होता है वो अंदर से रिक्त किया जाता है। उसमें थोड़ा प्लेटफॉर्म रखते हैं और उस प्लेटफॉर्म पे एक मोमबत्ती जलाते हैं और वो उसका जो खुला मुंह है अलाबू का, वो प्रच्छान की जगह लगाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही वो अंदर की मोमबत्ती है वो ऑक्सीजन का शोषण कर लेगी पूरा और बुझ जाएगी, तब ऑलमोस्ट 25% वैक्यूम क्रिएट होता है। यानी एयर प्रेशर 25% कम हो जाता है। और आपको मालूम है, ज़्यादा प्रेशर से किसी भी फ्लूइड का प्रवाह ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर तक ऐसा होता है। तो वो ग्रेडियंट का इस्तेमाल वो अलाबू में करते हैं। अभी देखिए, ये प्रोसीजर जो है इसमें बायोलॉजिकल वेस्ट होने वाली है। तो इसमें ब्लड, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, नीडल्स, सिरिंज, स्कालपेल्स, केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स एटसेट्रा, इनके लिए अलग अलग रंग के हमें इस्तेमाल करना चाहिए कंटेनर्स डिस्पोजल के लिए। सो बायोमेडिकल वेस्ट का ध्यान ये रक्तमोक्षण उपक्रम में हमें करना चाहिए। अभी इसके आगे का उपक्रम है वो है वमन। तो वमन, पंचकर्म का वमन और विषबाधा में वमन, इसमें थोड़ा फर्क है।
विषबाधा में दो तरह से वमन कर सकते हैं। एक है सद्यो वमन और दूसरा है संपूर्ण वमन। सद्यो वमन कहाँ करना चाहिए? तो जंगम विष में चौथे वेग में, क्योंकि चौथे वेग में कफ दूषित हो जाता है, तो चौथे वेग में वमन देने से विषबाधा कम हो जाती है, ऐसा पारंपरिक विश्वविद्या में कहा गया है। जब ये पिया गया विष हो, यानी इंजेस्टेड पॉइजन, पेट में गया विष हो, तो पहले 3 घंटे में वमन करना चाहिए। कफ दोष के लक्षण है, शीतता है, मूर्छा है या मद है, उसमें सद्योवमन की जरूरत है। गर्भ विष में जैसे ही विष खा लिया तुरंत वमन करना चाहिए। स्थावर विष में भी वही है कि पहले 3 घंटों में वमन करना चाहिए। गर्विश के बारे में क्या है कि गर्विश स्टमक से बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, तो गर्विश में ये सद्योवमन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना अच्छा है। बाकी स्थावर विषयों में उल्टी में बहुत सारा विष अगर बाहर आ गया तो अच्छी बात है। विष की क्वांटिटी है, मात्रा जो है वो बहुत कम हो जाएगी, और बहुत कम मात्रा में अगर विष है तो उससे प्राण नहीं जाएंगे, प्राणहरण नहीं रहेगा। इसलिए ये सद्योवमन करने की जरूरत है। आधुनिक वैद्यक में स्टमक वॉश करते हैं, और स्टमक वॉश करते वक्त पोटेशियम परमैंगनेट जैसे द्रव का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि ऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं, ऑक्सीडेंट है। तो ऑक्सीडेशन करता है वो, जो भी विष शरीर में गया है, आमाशय में है, तो वहाँ वनस्पति जो विषय है तो उसमें बहुत सारे अल्कलॉइड्स होंगे, और वो अल्कलॉइड्स जो है उनका न्यूट्रलाइजेशन ऑक्सीडेशन से हो जाता है, जला देता है। तो इसलिए वो पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं। 1:1000 इतना डाइल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट का रहना चाहिए, यानी फीका गुलाबी रंग आना चाहिए। ऐसा सॉल्यूशन वो स्टमक ट्यूब, उसमें भी 2 प्रकार होते हैं स्टमक ट्यूब में। जो गले से यानी मुंह से अंदर डाली जाती है वो बड़ी ट्यूब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी ट्यूब नासा के मार्ग से डाली जाती है। राइल्स ट्यूब का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो लेकिन पॉइजनिंग में बड़ी ट्यूब जो है वो लेना जरूरी होता है, और उसमें ये देखना चाहिए कि स्टमक के जो 2 एंड्स है, कार्डियक एंड एंड पाइलोरिक एंड, तो इनके बीच में उसका मुंह अंदर रहना चाहिए। तो इसलिए ये स्टमक ट्यूब जो होती है उस पर मार्किंग होते हैं। तो किस मार्किंग तक वो होठों से अंदर गया है, उससे हमें पता चलता है कि वो पेट में गया है
तो कार्डियक एंड से आगे है, लेकिन पाइलोरिक एंड से पहले है, ये देख लेना चाहिए। ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट के कोर्सेज में अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। मैं उसका ज़्यादा विवरण अभी तो नहीं करूँगा। संपूर्ण वमन जो है वो 2 अवस्थाओं में इंडिकेटेड है, यानी स्नेह स्वेद पूर्वक प्लान करके वमन देना है। लॉन्ग ड्यूरेशन की तैयारी दूसरी विषय में कर सकते हैं, लेकिन अगर भिन्न विषय अवस्था है तो उसमें स्नेह स्वेदन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, उत्क्लेशन भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। यानी 3 दिन, तीसरे दिन वमन ये पॉसिबल है। एक दिन स्नेह स्वेदन कर दिया, दूसरे दिन विराम दिया और तीसरे दिन वमन किया। इस तरह का वमन भिन्न विषय अवस्था में किया जाता है। भिन्न विषय अवस्था क्या है? तो सर्पदंश के बाद चिकित्सा जब हम देते हैं, विष का प्रतिकारक एंटीडोट, एएसवी जैसा एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं, तो उससे सर्प विष का एक मॉलिक्यूल न्यूट्रलाइज नहीं होता है जल्दी से। उसका हाफ लाइफ 12 घंटे तक रहता है। 12 घंटे के बाद जो रिमेनिंग विषय है वो छोटे छोटे बूंदों में शरीर में घूम रहा होता है। उसको भिन्न विषय अवस्था कहते हैं। ये यह अवस्था जो है ये केरल के मलयालम ग्रंथों में वर्णन की गई है। उसका ट्रेडिशनल अगतंत्र के तज्ञ वैद्य रेजी वर्गीस, जो कि त्रिशूर में रहते हैं, उनका ये भिन्न विषय के बारे में एमडी के लिए डिसर्टेशन था। वो आपको केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के वेबसाइट पे मिल जाएगा। लेकिन अवस्था क्या है वो आपको समझाने के लिए मैंने ये बताया कि विषय शरीर में है, लेकिन वो भिन्न हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है, छोटी छोटी बूंदों में आ गया है, और हर एक बूंद अलग अलग जगह पे अपनी करतूतें दिखा रहा है। तो ऐसे भिन्न विषय में एक दिन स्नेह स्वेदन, एक आधे दिन का विराम भी चलेगा, फिर उत्क्लेशन आहार देके वमन करवाना है। तो 2 या 3 दिन में ये स्नेह स्वेद पूर्वक वमन भिन्न विष में कर सकते हैं। जो स्थावर विष में या जंगम विष के चौथे वेग में बताया वमन है, उसके लिए बिल्कुल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, वो सद्यो वमन है। मुझे लगता है कि हाँ, नहीं, ये वमन उपक्रम हम पूर्ण करेंगे। है तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है वमन की, ये बहुत जरूरी है। करोसिव पॉइजन्स, यानी एसिड पिया हो या स्ट्रॉन्ग अल्कली पिया हो, जिससे करोजन होता है, यानी धातु का नाश होता है, इस तरह के जो पॉइजन्स है उनमें वमन नहीं देना चाहिए, क्योंकि
ऑलरेडी स्टमक में छर्रे पैदा हुए हैं, जख्में हुई है, वहां अगर हम वमन देने का प्रयास करेंगे तो वो व्यापद पैदा करेगा। जो रुग्ण मूर्छित है उसमें वमन की कोई उपयुक्तता नहीं है, क्योंकि वो रुग्ण वमन की दवा पी भी नहीं सकेगा। स्थावर विष में 3 हफ्ते के बाद 3 घंटों के बाद वमन का कोई उपयोग नहीं है। उसमें भी अपवाद है। कुछ विष ऐसे होते हैं कि जो सेकंड पास मेटाबॉलिज्म में स्टमक में सीक्रेट हो जाते हैं, यानी पूरे देह में फैलने के बाद वो फिर स्टमक में थोड़ा थोड़ा उनका स्राव हो जाता है और स्टमक में आते हैं। जो ओपॉइड तरह के यानी ओपियम जैसे जो विष है वो सेकंड पास मेटाबॉलिज्म में विष सेवन के 8 घंटे बाद फिर से स्टमक में आ जाते हैं, 8 या 12 घंटे तक। तो उस वक्त अगर फिर से वमन दिया तो चल सकता है। प्रेगनेंसी में वमन नहीं दे सकते, कन्वर्जेंस है तो नहीं दे सकते, क्योंकि क्या है, कन्वर्जेंस किसी भी स्ट्रॉन्ग सेंसेशन से कन्वर्जेंस आ सकते हैं। तो वमन में तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेशंस होते हैं और ये कन्वर्जेंस की वजह से पेशेंट चोक हो सकता है, उसका श्वसन बंद हो सकता है, या फिर जो वमन द्रव्य है, औषध हो या वमित द्रव्य हो, वो फेफड़े में जाने की संभावना बहुत होती है। इसलिए कन्वर्जेंस होते हैं तो वमन नहीं देना चाहिए। सीवियर हार्ट डिसीज अगर है तो उसमें भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बलवान रुग्ण होना चाहिए तभी वमन दे सकते हैं। और ऐसे पॉइजन्स जिनसे विषबाधा हुई है, जो खुद वोमिटिंग पैदा करते हैं, उनमें अलग वमन देने की जरूरत नहीं है। वो वोमिटिंग जो हो जाता है वो होने दो। मास्टरली इनएक्टिविटी जो भी निकल रहा है वो निकलने दो। जो उत्कृष्ट दोष निकल रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर एक ऐसे वोमिटिंग के बाद स्टमक में विष की मात्रा कम होती जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सद्यो वमन में रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन ये उद्दिष्ट रहता है। तो संपूर्ण वमन में कफ दोष आमाशय में लाके नजदीक के मार्ग से उसका निष्कासन किया जा सकता है। उसके लिए एपरेटस वगैरह ये तो पंचकर्म का विषय है, मैं ज़्यादा उसका विस्तार नहीं करूँगा। कंफर्टेबल चेयर रहना चाहिए, प्लास्टिक गिंडी, स्पेसिमेन जार। विषबाधा में अलग चीज़ क्या है, स्पेसिमेन जार आपके पास होनी चाहिए। जो भी विष निकाल रहा है वमन से, वो एक सबूत है, एविडेंस है। तो इसलिए वो स्पेसिमेन जार में कलेक्ट करके फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजना है। इसलिए विषबाधा के रुग्ण में अगर वमन देना है तो स्पेसिमेन जार बहुत ही आवश्यक है। मदन फल वचा यष्टि मधु, ये योग हम रूटीनली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ हम शिरीष का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर गैरिक
का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वमन अच्छी तरह से होना चाहिए। तो मदन फल और वचा का चूर्ण और यष्टि मधु का फांट वमनोपग करके इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहता है। रूटीन पंचकर्म स्नेहन स्वेदन के बाद ही देना चाहिए। सद्योवमन है, उसमें स्नेहन स्वेदन की जरूरत नहीं है। ये वमन जो चीज है वो हम्म, क्लेश पैदा करने वाली है, या हम्म, क्या कहे उसे, हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं, किळसवाण प्रकार है। तो पेशेंट के आंखों को बंद कर देना चाहिए। कंफर्टेबल चेयर से गिंडी में पेशेंट वमन कर सकता है। और ये बंद कर देना, आंख बंद कर देना अत्यावश्यक नहीं है। फोटो के लिए तो जरूर अत्यावश्यक है। अगर रुग्ण केस प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं तो रुग्ण की आंखें नहीं दिखाते। तो मेरा ख्याल है हम आज यहाँ रुकते हैं। अगली बार विरेचन से हम शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर एक प्रश्न है हाँ, डॉक्टर पूजा, रक्तमोक्षण के बाद किन द्रव्यों का लेप करना चाहिए टू अरेस्ट ब्लीडिंग एंड सपोर्ट फास्ट हीलिंग? देखिए आप बहुत सारे द्रव्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें हल्दी है, फिर हनी, मध जो है, शहद, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं जल्दी हीलिंग के लिए, क्योंकि व्रणरोपण ये इसका गुणधर्म है। तो आपके पास अगर अच्छा नैसर्गिक शहद हो तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का तो इस्तेमाल रूटीन है, वो बताने की भी जरूरत नहीं, इतना सिंपल है। क्योंकि हम हमेशा घर में भी जिनके घर में वैद्य नहीं है उनके घर में भी कहीं जख्म हो तो उसके ऊपर हल्दी लगाई जाती है। तो लेप के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है। वहाँ अगर दंश के पास दाह अगर ज्यादा है तो वहाँ चंदन का लेप कर सकते हैं। रक्त चंदन का इस्तेमाल ज्यादा उपयुक्त रहेगा। और फिर आप शीरीष का चूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं, वो विषगन है। सर दाह दशांग लेप यूज कर सकते हैं क्या? दशांग लेप? दशांग लेप या दशांग आगद? हाँ, अगर दशांग आगद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हल्दी सिंपल उपाय है ना। मेरा विचार ऐसा हमेशा रहता है कि जो सिंपल है वो अच्छा है। तो कम से कम असुविधा हो इस तरह का हमारा चिकित्सा धोरण या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो इसलिए दशांग अगर आपके पास है तो आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन हल्दी से भी काम हो जाता है। ठीक है सर। तो एक प्रिंसिपल ऐसा है कि रोग का बल जितना होता है उससे किंचित ज्यादा बल अपनी चिकित्सा का होना चाहिए। उससे भी ज्यादा अगर बल का इस्तेमाल किया तो रुग्ण को उपद्रव होंगे, उदर को होंगे। कम ताकत का इस्तेमाल किया तो चिकित्सा पूरी नहीं होगी।
तो रुग्ण बल देख के, व्याधि का बल देख के हमें दवाइयाँ चुनना चाहिए। और इस प्रिंसिपल में यहाँ हमें क्या करना है, तो रक्त स्तंभन करना है। और रक्त स्तंभन के 4 उपाय जो सुश्रुत संहिता में बताए हैं, पाचनम स्कंदनम चैव, मैं अभी भूल गया वो श्लोक। तो उसमें जो स्कंदन के लिए जो द्रव्य इस्तेमाल किए हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उद्दिष्ट है रक्त मोक्ष, जो रक्तस्राव है वो बंद हो जाना चाहिए। अगर जरूरत होगी तो आपको वो फैक्टर्स देने पड़ेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स। ऐसा भी होता है कि रक्त मोक्ष से जो ब्लीडिंग होता है तो उसमें अगर हीमोटॉक्सिक पॉइजन है तो पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है और उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स भी देने पड़ते हैं। तो रुग्ण की अवस्था क्या है इसके हिसाब से वो देना चाहिए। क्लॉटिंग फैक्टर्स देने की अगर आवश्यकता हो गई तो इसका मतलब है आपने रक्त मोक्षण गलत किया है, ये वैद्यकृत व्यापद होगा। ठीक है सर। और एक मेरा प्रश्न ऐसा था कि अग्निकर्म के बारे में जैसे आपने कहा कि त्वक दग्ध करना चाहिए, लेकिन जब बाइट हो जाता है तो जैसे आपने कल बताया था कि दंश की डेप्थ अलग अलग होती है, जैसे कोबरा की अलग है, वाइपर की अलग है। तो अगर हमने सिर्फ त्वक दग्ध किया और बाइट बहुत डीप है अगर, तो फिर त्वक दग्ध से उपयोग होगा कि नहीं होगा? नहीं, अग्निकर्म कब करना है? जब हम दंश से विष निकाल देते हैं और थोड़ा सा विष बाकी रहता है तो वहां वो विष सील हो जाना चाहिए, कॉटराइजेशन करना है। तो जो विष शेष है वहां कॉटराइजेशन करना है। ज्यादा नीचे गया नहीं है, यानी 20 स्टिंग वगैरह ऐसा अगर है तो वो उसकी स्टिंग निकालने के बाद वहां त्वक दग्ध होने तक आप अग्निकर्म करें। लेकिन अग्निकर्म ज्यादातर न करना अच्छा है, उसके पर्याय बहुत सारे उपलब्ध है। इसलिए अग्निकर्म 24 उपक्रमों में बताया है, इसलिए करना ये मुझे गलत लगता है। पेशेंट के तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और अपने उपक्रम योग्य तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। यस सर। और जैसे कि अवगाह और परिचय के जो है, तो ये वेगांतर कालावधि बढ़ाने के लिए करने वाले ये उपक्रम है अगर, लेकिन अगर उष्ण क्वाथ से या उष्ण जल से अगर हम कुछ ऐसे करते हैं तो वासोडायलेशन होने की वजह से ज़्यादा फास्ट विष शरीर में उसका प्रसरण हो रहा है, ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, वही तो, इसीलिए तो शीत उपक्रम वेगांतर में करने हैं। और वो शीत उपक्रम कितने करने हैं, तो रोमांच आने तक करने हैं। यानी कि उसके बाद शीत उपक्रम कम कर दिए तो चलेगा, अगला वेग आने तक हम रेस्ट ले सकते हैं, पेशेंट भी रेस्ट ले सकता है। अच्छा, थैंक यू सर। कि रोमांच आने के बाद शुरू क्यों नहीं रखना है? तो रोमांच ये दोष चलित होने का एक लक्षण है।
जब तक दोष चलित नहीं होते हैं तब तक अपनी जगह पे रहेंगे। तो हमने शीत उपक्रम किया, तो उन्हें हमें फैलने नहीं देना है, इसलिए रोमांच अगर दिखाई दिए तो तुरंत शीतोपचार बंद करना चाहिए। यस सर। ठीक है। यस सर, थैंक यू। यहाँ पे शायद और कोई हॅलो प्रश्न नहीं है। मॅडम, हाँ, यस दोन यस। माझा एक अनुभव होता छोटासा. हम्म, हम्म, ते मंत्रिचिकित्सेत चाललं होतं काल तर, की वृश्चिक दंशच होतं. मी मलाच म्हणजे आम्ही गावी गेलेलो असताना असं ते विंचू चावला होता, मोठा विंचू होता खूप. हम्म, तर मग आम्ही म्हणजे त्वरित मला तिथे एक जवळ कोणतरी एक होते व्यक्ती ना, त्यांच्याकडे नेलं त्यांनी शेतामध्ये असं म्हणजे. आणि तिथे त्यांनी ना काहीतरी मंत्र म्हटला आणि मग ते पायाला जिथे दंश झाला तिथे त्यांनी ते चुलीची राख असते ना, तर ती चांगली म्हणजे घासली तिथे असं. आणि इतकं आधी सिव्हिअर पेन होतं ना, ते लगेच 2 मिनिटांमध्ये ते पेन सबसाईड झालं म्हणजे. तर म्हणजे ह्याच्यामध्ये ते मंत्राचा म्हणजे त्याचा इफेक्ट होता का ती राखमुळे ते तिथलं ते विष शोषण होऊन तसं झालं का काय माहित नाही. पण म्हणजे की असं एक चांगला अनुभव होता म्हणजे तो की. हे हे विषबाधेमध्ये मंत्राचा उपयोग ह्याच्याबद्दल खूप गैरसमज आहेत. तुम्ही वृश्चिक दंशाबद्दल बोलताय, तर वृश्चिक हो. दंशामध्ये मंद विष, मध्य विष, तीव्र विष असे 3 प्रकार आहेत. तर मंद विष वृश्चिक जे आहेत त्याच्यामध्ये पेन्स होतात, असेंडिंग पेन्स असतात आणि पेशंट व्यवस्थित बोंबा मारत असतो. म्हणजे ते भारूड आहे ना, "अगं, विंचू चावला." अ, तर तो प्रकार मंद विषामध्ये जास्त होतो. असेंडिंग पेन म्हणजे बोटाला चावलेलं असेल तर कोपरापर्यंत किंवा गुडघ्यापर्यंत इतपतच असेंडिंग पेन्स त्याच्यामध्ये होतात. मध्य मध्ये काय होतं, की पेन्सच असतात, पण त्या थोड्या जास्त वरपर्यंत चढतात. तात्पुरतं पॅरलाईज होण्याइतक्या. पण जे तीव्र विष वृश्चिक आहेत, त्यांच्यामध्ये त्या दंशस्थानावर काहीही केलं तरी अजिबात फरक पडत नाही. ते जे स्कॉर्पियन व्हेनम आहे, 3-4 जाती आहेत भारतात. मेझोबुथस नावाची जी जात आहे, ती कोकणामध्ये प्राधान्याने आढळते आणि त्या विषबाधेमध्ये सिम्पथेटिक स्टॉर्म, ऑटोनॉमस स्टॉर्म तयार होतं. म्हणजे सिम्पथेटिक आणि पॅरासिम्पॅथेटिक दोन्ही सिस्टम्स एकाच वेळी कार्यरत होतात आणि त्या एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत. त्याच्यामुळे वादळासारखी परिस्थिती निर्माण होते आणि पल्मनरी इडिमा हे त्याचं एक खूप महत्वाचं लक्षण आहे. प्रियापिझम हे त्याचं एक दुसरं महत्वाचं लक्षण आहे. प्रियापिझम म्हणजे लिंग ताठर होणे. हे पुरुषांमध्ये दिसू शकतं. लहान मुलांमध्ये विशेषतः दिसतं. कारण लहान मुलांना विंचवाची बाधा होणं हे जास्त सहज शक्य आहे. कारण त्यांना विंचवापासून दूर राहावं याची समज नसते. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष बऱ्याच वेळा केलं जातं. रांगत-रांगत कुठेही जातात. एखादा दगड उलटवतात. मग दगडाखालचा विंचू नांगी मारतो. हे प्रकार होतात. तर अशा पेशंटमध्ये उपचार आपल्याला केव्हापर्यंत करायचे, तर ते प्रियापिझम किंवा लिंग ताठरता जात नाही, तोपर्यंत आपल्याला उपचार करणं गरजेचं आहे. पल्मनरी इडिमासाठी तुम्ही सक्शन वगैरे या सगळ्या गोष्टी वापरा. फ्लुइड कंट्रोल करा. त्याच्यानंतर प्राझोसिन नावाचं त्याच्यावरती अल्फा ॲड्रेनर्जिक ब्लॉकर हे औषध डॉक्टर बावस्कर, हिम्मतराव बावस्कर यांनी महाडला असताना उपयुक्त आहे हे सिद्ध केलं.
लॅन्सेटमध्ये त्याचा पेपर पब्लिश झाला आणि तो प्राथमिक उपाय अशा तीक्ष्ण विष विंचवांवर उपयोगाचा आहे. पुढे ज्यावेळी संहितेत वृश्चिकाचा ज्यावेळी विषय येईल त्यावेळी मी याच्यावरती आणखीन सविस्तर बोलीन. हॅलो सर, आणि फक्त मला एक विचारायचं होतं की आपण आता हे डॉग बाईट वगैरे असतं, मग ते पण विषच राहतं ना, मग अशा वेळेला ते आपण म्हणजे एक असं एक की ते विषाचं पुढे म्हणजे काही कुठल्या अवयवावर परिणाम होऊ नये म्हणून आपण म्हणजे आपल्या परीने वमन वगैरे असं करून मग करावं का ते पेशंटला म्हणजे? प्रत्येक प्रत्येक प्राण्यावरती चिकित्सा वेगवेगळी अवलंबून आहे. म्हणजे उंदरासाठी वेगळी आहे, त्याच्यानंतर कुत्र्यासाठी वेगळी आहे, मधमाशांसाठी वेगळी आहे, इतर काय कोळी, स्पायडर्स त्याच्यासाठी वेगळी आहे. तर कुठला प्राणी आहे त्याच्यानुसार चिकित्सा बदलते आणि ते संहितेत पुढे येईल. वेगवेगळ्या दंशांचे प्रमाण काय परिणाम होतात आणि त्याच्यावरती काय चिकित्सा करायची हे संहितेत पुढेही येईल. ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। तो आज के लिए हम यहीं पर रुक रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और फिर नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट मंडे को। तो तब तक के लिए हम विश्राम ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।